जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर, आज कोड़ा खटक में मदरसे में खुदकुश हमला हुआ जिसमें मौलाना हामिद उल हक साहब समेत 7 अफराद शहीद हो गए। ये एक टारगेटेड हमला था जिसमें मौलाना साहब को टारगेट किया गया और उस हमले के नतीजे में न सिर्फ उनकी शहादत हुई बल्कि 7 दीगर अफराद भी वहां पे शहीद हुए। ये एक तरह से इसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जारी दहशतगर्दी है उसका एक स्टेप ऊपर हो गया है। मुल्क भर के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के जो वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे वो तो हमारे सामने है, लेकिन मौलाना साहब को इस तरीके से टारगेट करना बताता है कि यहाँ पे हालात कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और इस हमले का बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाए। अगर आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें नजर आएंगी, अनरेस्ट नजर आएगा। आप बलोचिस्तान के अंदर आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख लें, इवन आगे पीछे आप नजर दौड़ाएं, आपको मुख्तलिफ इवेंट्स नजर आएंगे जिससे वाजे तौर पे लगता है कि वो एक अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नई चीजें जो है रोज हम रिपोर्ट हो रही हैं, नए मामलात सामने आ रहे हैं। पर एनीवे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ा जाएगा। अब ये बड़ा वेल रिस्पेक्टेड मदरसा है, ये वही मदरसा है जहां पे मौलाना समीउल हक साहब इसके हेड थे और जो अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान है उनकी सीनियर क़यादत, बहुत सारे लोग यहां से पढ़ के गए हुए हैं। वो मौलाना साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो क्या वजह बनी कि इस मदरसे को इस तरीके से टारगेट किया गया? हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मजीद तफसीलात सामने आए और पता चले कि क्या मामला है, लेकिन बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है। और इस खबर के बाद आने वाले दिनों में क्या होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कोई इतनी लाइट खबर नहीं है। मौलाना साहब की जो शहादत है, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है, ये एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। लेट्स सी कि अब आगे इस हवाले से हुकूमत क्या करती है, क्या मामला सामने आते हैं। इस धमाके में जो लोग जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, मुझे नहीं पता उनको कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब एक शख्स बार बार लाहौर हाईकोर्ट जा रहा था इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ तो उसको वहां नहीं मिला। आखिर में तंग आके उसने अपने आप को आग लगा ली। अब खबर ये आ रही है कि उस शख्स की भी मौत वाकया हो गई है। ये बुनियादी तौर पर वो जो लोगों को उम्मीद है कि अदालतों से शायद हमें इंसाफ मिले, ये उसकी मौत है, ये उसकी खुदकुशी है। अब वो उस नहज पे चीजें आ गई हैं कि लोगों को ये लगता है कि शायद हमें इंसाफ ना मिले और इसी वजह से फिर इस किस्म के वाकयात होते हैं। एनीवे दूसरी जानिब हुकूमत, आपको पता है, उसकी पूरी कोशिश है कि लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस को लाया जा रहा है, दीगर जगहों पे भी जजेस मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी नए जज साहिबान आ गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है उसमें भी मजीद 5 जजेस का इजाफा कर दिया गया है। और हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, अब उनको भी आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया है। 5 मजीद जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज साहिबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, उनको आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब जो मजीद 5 जजेस शामिल किए गए हैं उनमें जनाब जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जो अभी बलोचिस्तान से आए हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो अभी इस्लामाबाद से आए हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। जस्टिस शकील अहमद साहब को शामिल किया गया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को शामिल किया गया और जस्टिस सलाउद्दीन साहब को भी शामिल किया गया है आईनी बेंच के अंदर। 5 जजेस की शमूलियत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसकी तादाद 13 हो गई है। अच्छा, अब ये जो जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है इसके मुताबिक जराये का कहना है कि आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई। आईनी बेंच में मजीद 5 नाम शामिल करने की राय आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने दी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि मजीद 5 जज इसमें डाल दिए जाएं ताकि इसकी तादाद 13 हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत की। पीटीआई के जो 2 मेंबरान हैं, अली जफर और बैरिस्टर गौर, उन्होंने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। लेकिन ये तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल नहीं किया गया, सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल नहीं किया जा रहा है। नए जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए हैं उनको डाल दिया गया है आईनी बेंच के अंदर, जिससे बिल्कुल यकीनन हुकूमत की तो यही कोशिश होगी, इस जुडिशल कमीशन की भी यही कोशिश होगी कि लोगों को इंसाफ मिले और आईनी बेंच भी इंसाफ दे। तो इंसाफ के लिए ही तो जजेस को लाया जा रहा है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर। ऑल्दो कि ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है,
अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पर एनीवे वो तो जब कोई फैसला आएगा उसके बाद उसके ऊपर हम अपनी राय दे सकेंगे। लेकिन नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर आप भी थोड़ा गौर करें। मैं भी सोचता हूं फिर मजीद किसी दिन इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अच्छा जी, अगली जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मरियम बीबी के 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है, वफाक में चाचू की हुकूमत का जश्न मनाया जा रहा है। बिलावल साहब भी जनाब पार्टनर हैं इसमें, वो कोलेशन पार्टनर हैं। आसफा भुट्टो आपकी खातून अव्वल हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आपके सदर हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन दुनिया क्या बता रही है? दुनिया ये बता रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नीचे जा रही है। वहां पे जमहूरियत जो है आए रोज उसके अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को एक तरह से खतरा है। अगर आप ये सामने खबर देखें, इस खबर के मुताबिक जमहूरियत इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनजली हुई है। जी हाँ जी, 6 पॉइंट्स पाकिस्तान नीचे गया है। पाकिस्तान का शुमार उन हुकूमतों में किया गया है जिनको आमराना हुकूमतें कहा गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आमराना हुकूमत ने हर वो हरबा आजमाया, जायज और नाजायज, जिसका मकसद ये था कि वो इक्तदार के अंदर बैठे रहें, इक्तदार हासिल करें, और उसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। अगर मैं ये थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, आलमी इंडेक्स में गिरावट के नतीजे में आमराना हुकूमतों के औसत स्कोर में मजीद खराबी देखी गई। हालिया बरसों का ये रुझान इस बात की तस्दीक करता है कि आमराना हुकूमतें वक्त के साथ साथ मजीद आमराना हो जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है स्लाइड 6 स्पॉट्स इन 2024 डेमोक्रेसी रैंकिंग रिपोर्ट, ये डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जगहों पे भी ये रिपोर्ट हुआ है। और इसमें बुनियादी तौर पे ये बताया गया है कि ये जो कोलेशन हुकूमत है 1 साल की, इनकी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत मजीद नीचे चली गई है। और पाकिस्तान का शुमार उन 3 ममालिक में है जहां पे सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। पाकिस्तान के अंदर 6 दर्जे नीचे गया है पाकिस्तान। इसके अलावा 2 मुल्क और हैं, वहां पे भी मामलात पाकिस्तान से भी संगीन है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी आमराना हुकूमतों में शामिल किया गया है, अथॉरिटेरियन रजीम्स के अंदर शामिल किया गया है। ये है जनाब इनकी जमहूरियत बिलावल साहब की, ये है जमहूरियत मरियम बीबी की, ये है जमहूरियत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, सियासत के PhD, और शहबाज शरीफ साहब की। यहाँ पे कौम को क्या बताया जा रहा है कि हर चीज आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। देखें जी, हमने तो आईनी तरमीम भी कर ली, हमने ये भी कर लिया। भाई दुनिया पागल नहीं है, दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कैसे चीजों को किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज इस रिपोर्ट के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दुनिया में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी है, बल्कि डेमोक्रेसी भी नहीं, अब तो आमराना हुकूमत कहा जा रहा है इस हुकूमत को। तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा जी, उज़्मा बुखारी साहिबा ने डिफेंड किया है कि जैसे मरीम नवाज साहिबा की जमहूरी हुकूमत के जमहूरी इश्तिहारात दिए गए, उसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, बल्कि मैं उनका एक क्लिप भी देख रहा था, वो ये कह रही थी कि यूट्यूबर्स मरे जा रहे हैं। यूट्यूबर्स मतलब ट्यूबर्स को यूट्यूबर्स कह रही थी और बड़े गुस्से में थी और कह रही थी कि जनाब ये देखें, बुजदार के दौर में भी ये चीज छपी थी, वो चीज छपी थी। भाई बुजदार के दौर में क्या डेमोक्रेसी की ये हालत थी कि जहां पे किसी को जलसे जुलूस की इजाजत नहीं थी, ये बड़े बड़े पुल बना देने से, ये पेंट करवा देने से जमहूरियत नहीं आती है, ना ही तरक्की आती है। दुनिया देखती है जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें होती हैं, जो वोट के ऊपर आई होती हैं, वो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कौन सी हुकूमत है जहां पे ना जलसे की इजाजत है, ना जुलूस की इजाजत है। नौरेवाल में अगर कोई आप कन्वेंशन करने लगे तहरीक इंसाफ, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है। गुजरावाला में करने लगे तो वहां पहुंच जाती है। लाहौर में जलसे की इजाजत मांगे तो वो नहीं मिलती है। इस्लामाबाद में मांगे तो वो नहीं मिलती। कानून साजी हो रही है कि जी हुकूमत की मर्जी के बगैर जलसा जुलूस करेंगे तो 3 साल से 10 साल तक सजा होगी। ये सारी चीजें, फिर पीका का जो कानून है, फिर इसी तरीके से जो पंजाब के अंदर कानून लाया गया हद के इज्जत वाला, इन सारी चीजों को दुनिया देख रही है। तो आप इश्तिहारात दे के 90 की दिहाई के अंदर तो बयानियां बना सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर के अंदर लोगों के शऊर की ऐसे तौहीन नहीं की जा सकती। और जो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है वो इस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया ने देखी है। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पे कितनी तरक्की हो रही है और कैसे हो रही है।
उस दिन मंसूर अली खान साहब ने भी एक यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम किया और वहां पे भी उन्होंने बच्चों से यही पूछा है, मरियम नवाज साहबा के आपको पता है बड़े इश्तिहार आते हैं, उनके चाचा के भी बड़े इश्तिहार आते हैं टीवी पे भी और उसके साथ साथ अखबारात में भी। तो मंसूर अली खान साहब ने वहां पे एक स्टूडेंट बच्ची से पूछा है कि मरियम नवाज की तस्वीर वाला इश्तिहार सामने आ जाए तो क्या करते हैं? हम देखते ही नहीं, चैनल बदल देते हैं, आगे से तालिबा का जवाब था। और उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने वहां पे वोटिंग भी करवाई। अब ये कोई सिलेक्टेड अकाउंट नहीं होता, सॉरी जो क्राउड नहीं होता है, ये आम बच्चे होते हैं जो वहां पे आके बैठे होते हैं। और जिस जगह पे भी मंसूर अली खान जा रहे हैं या कोई दीगर लोग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आप जाके देख लें कि नौजवान क्या सोच रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े इश्तिहारात छुपवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी यू ट्यूमर्स जो है मसला, यू ट्यूमर मसला नहीं है, जो इस डेमोक्रेसी को ट्यूमर लग गया है, इस डेमोक्रेसी को जो कैंसर चाट रहा है, असल मसला वो है। और उधर भी बच्चों ने कहा कि ये क्या मरूसियत हमारे ऊपर आपने डाल दी है। एक तरफ मरियम नवाज वजीर आला बन गई, दूसरी तरफ जनाब आसफा भुट्टो जो है वो खातून अव्वल बन गई। जो भी बाहर से गेस्ट आएगा खातून अव्वल जनाब उसको रिसीव भी करेंगी, उधर उनकी इंट्रोडक्शन भी होगी। मतलब कोई ओहदा खाली ना रहे, अगर एक पोजीशन है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए अपने बच्चों की प्रोजेक्शन के लिए। जब तक आप कौम के बच्चों का नहीं सोचेंगे तो कौम के बच्चे आपके बारे में यही राय रखेंगे। वहां पे अगर सोचा जाता है इक्तदार के ऐवानों में तो अपने बच्चों के बारे में सोचा जाता है, कौम के बच्चों के बारे में कितना सोचा जाता है उसका अंदाजा आप इन बच्चों की बातों से लगा सकते हैं। अच्छा जी, हुक्मरानों के बच्चे तो माशाल्लाह हर जगह पे एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के बच्चों की हालत ये है कि नौकरियां है नहीं है। जिसको मौका मिलता है वो मुल्क से भागता है, किसी के पास वसाइल हैं या कोई और अपॉर्चुनिटी है वो उसको अवेल करता है। मुजम्मिल असलम साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है कि रवां साल जनवरी में 63,000 अफराद नौकरियों के लिए मुल्क से बाहर गए। वजीर आजम और वज़रा शर्मिंदा होने के बजाय बेरोजगारी खत्म होने की मुबारकबादें देते नहीं थकते। आगे वो लिखते हैं कि पढ़े लिखे तरबियत याफ्ता लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। क्या खाक तरक्की करेगा मुल्क? खाक तरक्की होगी अगर इस तरह जो हमारा एक तबका पढ़ा लिखा तबका है वो इसी तरह अगर मुल्क को छोड़ता रहा, इसी तरह ब्रेन ड्रेन होता रहा तो मुल्क क्या तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सोचता है भाई, यहाँ पे असल इशू ये है कि जो हुक्मरानों के बच्चे हैं उनके लिए तमाम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मुजम्मिल असलम साहब इकोनॉमिक मामला देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, और उनके इकोनॉमिक जो मामलात हैं सूबे के उसकी तारीफ वफाकी वजीर खजाना ने भी की। और मुजम्मिल असलम साहब बड़े बेहतरीन तरीके से वहां पे निजाम चला रहे हैं। IMF ने जो सूबों को टारगेट्स दिए थे उसमें से भी सबसे आगे मुजम्मिल असलम साहब की कारकर्दगी है, खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग इश्तिहारात इतने नहीं छपवाते, लेकिन मुजम्मिल असलम जो वहां पे काम कर रहे हैं उसका जो है ना वफाक में भी उसकी तारीफ हो रही है और वफाकी वजीर भी उसके मोतरफ हैं। एनीवे यहाँ पे बात असल में जो मुजम्मिल असलम साहब कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं जो मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए कुछ नहीं है, उनको यहां से कुछ नहीं मिलना, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के बच्चों के लिए ये निजाम है। कोई नौकरी मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के बच्चों को मिलेगी। आम बंदे को यहां पे कुछ नहीं मिलना, जिसकी वजह से फिर लोग मुल्क छोड़ने पे मजबूर होते हैं। अच्छा जी, मुल्क के किसी भी हिस्से में इस वक्त तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं चांद नजर नहीं आया। आज 28 तारीख है, जुम्मे का दिन है, आज चांद नजर नहीं आया। कल हफ्ते को फिर पहला रोजा नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि पहला रोजा जो है वो इतवार वाले दिन होगा, लेकिन हो सकता है कि लेटर ऑन कोई खबर ऐसी आ जाए, किसी को चांद नजर आ जाए और मुल्क के किसी हिस्से से नजर आ जाए और फिर ऐलान कर दिया जाए कि कल पहला रमजान है। लेकिन अभी तक इस वक्त तक की जो खबर है कि मुल्क के किसी भी हिस्से से ताहाल चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है और अभी तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं आई। और इस वक्त मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ रात 8 बजे के बाद का टाइम है, तो अमूमन इस वक्त तक कुछ ना कुछ खबर आ चुकी होती है। तो अगर मजीद कोई खबर नहीं आती, कोई शहादत मौसूल नहीं होती, तो फिर कल पहला रमजान नहीं होगा, इतवार वाले दिन पहला रमजान होगा। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।